वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे कि आज से मैं MGT 101 के लेक्चर्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने भी MGT 101 के स्टूडेंट्स हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है MGT 101 की, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CS की स्टडी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट MGT 101 भी आ गया। उन्होंने पहले MGT 101 पढ़ा हुआ नहीं है और उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये लगता है। और उसके अलावा जो भी और स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं अकाउंटिंग को, उनके लिए ये सब्जेक्ट्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके लिए मैं इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट को ईज़ी बनाऊँगा। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मैं साथ-साथ वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब पे। आपकी कोई क्यूरीज़ होंगी तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि मैं साथ-साथ उस पे वीडियोज़ बना के अपलोड करता रहूँ। अच्छा, चलते हैं जी हम अपने टॉपिक्स की तरफ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है? MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स। अच्छा, यहाँ पे आपके 45 लेसन्स हैं। आपने मिड टर्म में ऑलमोस्ट 22 लेसन्स कंप्लीट करने हैं और नेक्स्ट जो लेसन्स हैं वो आपने फाइनल टर्म के लिए। अच्छा, इन्हीं में से आपने MCQs करने हैं, असाइनमेंट्स करने हैं, GDVs करने हैं और पेपर भी सॉल्व करने हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम पहला लेसन स्टार्ट करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अच्छा जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू स्टूडेंट्स, गिव देम एन आइडिया एज टू हाउ डिड अकाउंटिंग डेवलप। इस लेसन में आपने ये पढ़ना है कि अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट हुई है, ठीक है? अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? कहते हैं कि मेंटेनिंग ऑफ डेली रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन सच अ मैनर दैट इट वुड हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द बिजनेस और एन इंडिविजुअल। इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? चाहे कोई इंडिविजुअल हो, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अकाउंटिंग कर रहे हो, कोई जॉब होल्डर है वो भी अकाउंटिंग कर रहा है, या फिर कोई कंपनी है वो भी अकाउंटिंग कर रही है, आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रही है, वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, डेली बेसिस पे जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस परफ़ॉर्म होती हैं, ट्रांज़ैक्शंस क्या हैं? लेन-देन। आप मार्केट में जाते हो, आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, आपने एक टी-शर्ट परचेज़ की है, तो ये एक ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म हो गई है। आप कस्टमर हो और वो बिज़नेसमैन है, उसने आपको वो शर्ट सेल की है, आपने उसे अमाउंट दी है और आपने अपनी शर्ट ले ली है। ये एक ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म हो गई। इसी तरह कोई कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, जब वो कोई एसेट परचेज़ करती है, फर्नीचर परचेज़ कर लेती है, व्हीकल परचेज़ कर लेती है या फिर कोई स्टॉक्स परचेज़ कर लेती है, तो ये ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं। इन ट्रांज़ैक्शंस को अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इनको रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, इनको प्रॉपर्ली आप रिकॉर्ड करते हो, बुक कीपिंग करते हो, प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हो, ताकि आप के पास एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन हो, आपके पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जिनकी बेसिस पे डिसीजन भी लिए जा सकें। ठीक है, ट्रांज़ैक्शन क्या है? डेली बेसिस पे जो लेन-देन हो रहा है वो आपकी ट्रांज़ैक्शंस हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं? एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, फाइनेंशियल अफेयर ऑफ अ बिज़नेस, बिज़नेस के जितने फाइनेंशियल मैटर हैं उनकी। ठीक है? उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग नीड, क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत है? रिगार्डिंग फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन अराइज़ेज़ बिकॉज़ द इंडिविजुअल और बिज़नेस wants to know the performance of business and assist the person in making decision related to the business। अकाउंटिंग इसलिए हमें चाहिए होती है ताकि हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करें और हमें एंड ऑफ पीरियड रिजल्ट्स का पता चले, कि हमें बिज़नेस की परफॉर्मेंस का पता चले। हम जो बिज़नेस कर रहे हैं क्या उसमें प्रॉफ़िट हो रहा है या नहीं हो रहा? प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस हो रहा है? ठीक है? और उसके बाद हमें बिज़नेस की पोज़ीशन का पता चले, बिज़नेस की क्या पोज़ीशन है। अच्छा, ये परफ़ॉर्मेंस जो आता है ना यहाँ पे, परफ़ॉर्मेंस का वर्ड, ये याद रखें कि प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उससे बिज़नेस की परफ़ॉर्मेंस का पता चलता है। कितनी रेवेन्यू हुई है, कितना ग्रॉस प्रॉफ़िट हुआ है, कितना नेट प्रॉफ़िट हुआ है, कितना प्रॉफ़िट हो रहा है बिज़नेस को, ठीक है? और कितना प्रॉफ़िट बिज़नेस का इंक्रीज़ हो रहा है ईयर बाय ईयर।
ये बिजनेस की परफॉर्मेंस से पता चलती है। जहां भी वर्ड आ जाए बिजनेस पोजीशन का, अगर आपके एमसीक्यूज में आ जाता है किसी जगह, आपने ये याद रखना है कि पोजीशन क्या है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट हम कहते हैं स्नैपशॉट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस बताता है। अच्छा, यहाँ व्हाट आर ट्रांजैक्शन, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि जो लेन देन होता है कंपनी में, कोई चीज़ परचेज कर रही है कंपनी, सेल कर रही है, एक्सपेंसेस की अदायगी कर रही है, रेवेन्यूज आ रही है, ये सारी क्या है, ये ट्रांजैक्शंस है। ठीक है। ट्रांजैक्शन आपको, जैसे आप अपने मोहल्ले में एक कोई जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर से जाके एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, वो भी एक बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। आपने उसे परचेज की, उसने सेल की, ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो गई है। या आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने बिल्डिंग लिया, ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है। आपने फर्नीचर लिया है, आपकी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है। आपने कंप्यूटर्स परचेज किए हैं, आपकी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है। इसी तरह आपने कोई रेंट पे किया है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है। आपने सैलरी पे किया है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है। ये डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रही है, इनको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है। और इनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसको क्या हम कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तमाम ट्रांजैक्शंस का प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अच्छा, human beings are social animal and are bound to adopt a community living style. Living in a community essentially means that the people interact with each other and are dependent on each other to fulfill their needs. Every person cannot fulfill all his needs like food, clothing, housing, etc. on his own. He therefore depends on other people for his needs. In return to this, providing other with some of theirs. It means that one will fulfill his needs from others and will provide others the things of their needs in return. Every instance where one gives something to get something is called transactions. इंसान क्या है, एक सोशल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता। हर इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं ना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद अर्न कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। एक फाइनेंशियली वो कह रहा होता है कि मैं खुद अर्न करता हूँ, मैं किसी और से मुझे लेना नहीं पड़ता। घर में किसी फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स से या ब्रदर से मुझे कोई भी अमाउंट लेनी नहीं पड़ती। मैं खुद अर्न करके अपने एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकता हूँ, मीन मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये भी डिफरेंट टर्म्स है। अब इंसान इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? अब मुझे शर्ट की जरूरत पड़ती है, शर्ट मैं खुद नहीं बना सकता, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं मार्केट से परचेज करके लाऊंगा। जो बिजनेसमैन है वो शर्ट खुद नहीं बना रहा, उसने आगे कॉन्ट्रैक्ट्स दी हुई हैं डिफरेंट, वो बनी बनाई शर्ट्स ले रहा है और आगे वो सेल कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है हम। डेली बेसिस पे कोई चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है, हम मार्केट में जाते हैं, लेते हैं, हम पैसे देते हैं और मार्केट में वो चीज़ हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई पर्सन हमारे पास आएगा, हम उससे पैसे लेंगे और सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती हैं। हाउ इट डेवलप, nearly all developments happen because of human being needs for the same. Accountancy is no different. There was time when goods were bartered or exchanged, but when the concept of money was introduced, it became a little more difficult. अच्छा, इस पॉइंट को समझना है, आपका कोई एमसीक्यूज भी आ सकता है। बार्टर सिस्टम क्या है? पुराने जमाने में क्या होता था, जब पैसा नहीं था तो लोग क्या काम करते थे, चीजों का तबादला कर लेते थे। एक कहता था कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक टेबल है, तो मुझे चेयर चाहिए। वो कहता था आप मेरे से टेबल ले लो और मुझे चेयर दे दो। वो चीज़ों का एक्सचेंज कर लेते थे आपस में। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि आपने किसी से चेयर लेनी है, वो कहे कि मुझे टेबल की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है, मुझे वो दो, तो उसके बदले में मैं आपको ये दे दूंगा। ये भी मुश्किल है। और इसके साथ ये भी है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने बुफेलो किसी दूसरे को देनी है और गोट लेनी है। अब बुफेलो जो है वो मोर एक्सपेंसिव है और गोट जो है वो चीपर है। अब वो कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में? वो काट तो नहीं सकते। अब कोई चीज ऐसी होती है उसको डिवाइड कर लेते हो। अब वो तो एक एनिमल है, आप उसे काटोगे तो वो तो
उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता था। उसके बाद मनी आ गई तो फिर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया इन चीज़ों को, कुछ चीज़ें इजी हो गई और कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई। अच्छा, बार्टर सिस्टम याद रहे आपको कि एक्सचेंज गुड्स विद गुड्स, अशिया का आपस में तबादला, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज बजट। अच्छा, आसान अल्फाज में समझिए बजट क्या होता है। यहाँ पे कहता है बजट इज प्लान ऑफ इनकम एक्सपेंस एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशन फॉर अ पीरियड। आप अपनी लाइफ में बजट्स बना रहे होते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप कहते हो कि हमें रोज़ाना 1,000 पॉकेट मनी मिलती है, इसमें से हमने मंथली सेविंग करनी है, हमने डेली सेविंग करनी है 200, और इसमें हमने 300 की ये चाट वगैरह खानी है, और बाकी जो 500 रुपये हमारे बाकी आ गए उनके हमने डिफरेंट और बजट बना लेते हैं। या फिर आपको मंथली एक्सपेंस मिलता है, मंथली आपको घर से 30,000 रुपया मिल जाता है, 30,000 मिलता है, किसी को 20 मिलता है, किसी को 10 मिलता है, वॉट एवर। या आप खुद अर्न कर रहे हो, आपके पास अमाउंट आती है, आप उसके बजट बना लेते हो कि ये बजट जो है मैंने ये एक्सपेंसेस करने हैं, उनके लिए साइड पे करना है, ये मैंने बजट जो है ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखना है, और ये मैंने कोई अपने लिए कोई क्लॉथ्स वगैरह लेने हैं उसके लिए बजट रखना है, ये बजट आप बना लेते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक इनकम का बजट बनाया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली आपकी उस बिजनेस से मंथली कितनी इनकम होगी, कितनी सेल होगी। फिर एक्सपेंसेस, अप्रोक्सीमेटली आपके कितने एक्सपेंसेस होंगे, कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होंगे, आपको पता होगा कि मंथली बेसिस पे हमारे कितने फिक्स एक्सपेंसेस होने हैं। आपका ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। देखो, फिक्स एक्सपेंसेस वो होंगे, आपको पता होगा कि मंथली आपका एक्सपेंस कितना होना है। जैसे रेंट है, आपको पता है मंथली रेंट मैंने 10,000 देना है तो 10,000 ही रहेगा। उसके बाद अगर आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, आपको पता है इसको फिक्स सैलरी इतनी मंथली देनी है, तो वो सैलरी फिक्स रहेगी, आपको पता होगा उस चीज़ का एक्सपेंस, ठीक है। और वेरिएबल एक्सपेंसेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, आपको कंफर्म नहीं है कि बिल कितना आएगा, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, ठीक है। जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो वेरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं, और फिक्स एक्सपेंसेस चेंज नहीं होते। और उसके बाद एक्सपेंसेस के लिए बजट बना देते हो, आपको एक्सपेंसेस का पता, फिक्स बजट आपको पता होता है कितने होते हैं। और जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो प्रोजेक्शन, प्रीवियस मंथ के एक्सपेंसेस देखते हो कितने हुए, करंट मंथ में भी अप्रोक्सीमेटली उसके नज़दीक एक्सपेंसेस होंगे, वो एक बजट बना के उसके लिए अलग रख लेते हो। फिर अदर फाइनेंशियल ऑपरेशन एक्सपेंसेस, ऑपरेशन का मतलब है ना कि आपका बिजनेस ऑपरेशन क्या है। ट्रेडिंग बिजनेस है, उसमें सेल परचेज का ऑपरेशन क्या है कि आप प्रोडक्ट्स बनी बनाई परचेज करते हो, आगे सेल कर देते हो, ऑपरेशन इसमें ये है। सर्विसेज बिजनेस का ऑपरेशन क्या है, वो सर्विसेज, डॉक्टर क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लॉयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, टीचर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके लिए आप बजट, वो डिफरेंट एक्सपेंसेस अगर उससे रिलेटेड होंगे तो बजट बना के रख लोगे। फॉर अ फ्यूचर पीरियड, आप बजट बनाते हो फ्यूचर के लिए, ठीक है। फ्यूचर में आपके कोई एक्सपेंसेस होने हैं, उनके लिए बजट बना के रख लिया। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग। अच्छा, कास्टिंग, अ पर्सन मेकिंग और प्रोड्यूसिंग एनीथिंग मस्ट नॉट ओनली know how much it costs to make, but also to help in determine the selling price. It is necessary that the person not only knows the cost of what is being produced, but also the cost of each component which has gone into the production. The control of the cost being incurred is also necessary, otherwise the same can exceed the estimate. All this is only possible if the cost and idea related to the production is properly recorded and analyze it. अच्छा, इसको कास्ट क्या है, कास्ट, फॉर एग्जांपल आपका ट्रेडिंग बिजनेस है अगर, तो आप कुछ, फॉर एग्जांपल मोबाइल शॉप है, आप मोबाइल्स परचेज कर रहे हो, आपने मोबाइल एक परचेज किया 50,000 का, आपने सप्लायर से लिया और शॉप में ले आए, 50,000 का मोबाइल लिया, और उसके ऊपर 10,000 लाने का खर्चा हो गया, मतलब 60,000 का आपको पड़ गया। वो क्या है, आपकी कास्ट है। अब आपने डिटरमाइन करना है कि कितना इसके ऊपर हमें प्रॉफिट रखना चाहिए। इतना प्रॉफिट रखें कि बाकी भी हमारे
डिफरेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी निकल जाएं, शॉप का किराया निकल जाए, सैलरीज निकल जाएं, यूटिलिटीज बिल्स निकल जाएं, क्लीनिंग एक्सपेंसेस निकल जाएं और हमें कुछ पैसा बच जाए। अब ये आइटम वाइज है। अब एक आइटम का आपने अंदाजा लगा लिया ना, इसी तरह आप बहुत ज्यादा स्टॉक ले आते हो और उस स्टॉक में डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, आइटम्स होते हैं, सबका इसी तरह एस्टिमेट लगा लेते हो कि हर आइटम में हमें प्रॉफिट होना चाहिए, किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा। अच्छा ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्शन के बिजनेसेस होते हैं। अब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, जैसे आपने फॉर एग्जांपल फर्नीचर बनाना है तो उसके लिए आप वुड परचेज करोगे, मतलब कि लकड़ी परचेज करोगे, लकड़ी आपका रॉ मटेरियल है। अब वो रॉ मटेरियल लाया, फिर उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। आपने देखना है कि फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने के लिए क्या कास्ट आई है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये आगे मैं आपको जाके बताऊंगा, ये आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो ये कास्ट है, आपको आइटम वाइज भी कास्ट करनी है और फुल जितना भी आपने फिनिश गुड्स बनाई हैं उन सब की भी कास्टिंग आपने करनी है कि आपका अपना खर्चा कितना हुआ है, सादा अल्फाज में कि आपका खर्चा कितना हुआ है वो सारा कुछ बनाने में। फिर आगे आगे सेल करने में मार्केट में आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करना है ताकि आप वो सेल करो तो आपको उसमें से बचत हो। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ आईटी। आईटी में से तो आप सब लोग बखूबी वाकिफ होंगे। आईटी क्या है, देखें आप, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेटा पुट करते ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं आपकी। कि आईटी का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है अभी इसमें अकाउंटिंग में, कि आप सॉफ्टवेयर के ऊपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो। कहता है कि who kept record of financial dealings was the original accountant, but he is now of no use as he lacks the capability for analyzing the information regarding and forecasting financial information। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये तो मुख्तसर लिखा है। एक तो ये है कि उसके एक अकाउंटेंट के लिए बहुत सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है। जब ये आईटी आ जाएगी बीच में, कंप्यूटर्स आ जाएंगे या पे और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ जाएंगे तो एक पर्सन बहुत सारा काम इजीली कर सकता है। उसके बाद दूसरा ये है कि जब वो रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन कर लेता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेता है, तो इस आईटी की हेल्प की वजह से उसके एनालिसिस करने आसान हो जाते हैं। उसके ऊपर एनालिसिस करता है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखता है, बिजनेस पोजीशंस को देखता है, बिजनेस की स्ट्रेंथ्स को देखता है, वीकनेसेस को देखता है। ठीक है। तो उसके लिए वो हम कह सकते हैं कि आईटी जो है वो अकाउंटिंग में बहुत अहमियत रखती है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अच्छा जी, ये हमारे पास है पेज 2। अच्छा, ये आईटी का ही सारा मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बार्टर ट्रेडिंग एंड बार्टर ट्रांजैक्शंस। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है, आपने इसको समझना है। ट्रेडिंग वन कमोडिटी और सर्विसेज फॉर अनदर कमोडिटी और सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर ट्रेडिंग। जरूरी नहीं है यही लाइन आप कॉपी करो। एक्सचेंज गुड्स विद गुड्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। यू कैन एक्सचेंज services with commodities. You can exchange commodities with different commodities. Okay. Every transaction where goods are exchanged for goods is called barter transactions. Since every person cannot produce everything that he needs, therefore he needs to sell what he produce in order to get buy what he want। एक बंदे को कुछ चीज़ ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि इंसान अपनी ज़रूरियात की सारी चीज़ें खुद बना ले। जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो चीज़ हमें लेने के लिए कुछ ऐसी चीज़ उसके बदले में देनी पड़ेगी जो अगले बंदे के काम आ जाए। उसको उसको आपने देनी होगी। इन अर्ली डेज व्हेन मनी वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, पीपल used to exchange goods for goods. This kind of trade where goods are exchanged for goods is called barter system। ये आपने barter system को माइंड में बिठा लेना है, एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, in fact, in barter trade, value of money and commodity is quoted in terms of other commodity. For example, the price of 10 kg
of wheat may be equal to 2 meter of cloth. अच्छा, उन्होंने एक देख लें उस टाइम के लोग, तो किस तरह से उन्होंने प्राइसों का तयन किया हुआ था, प्राइसेस सेट की हुई थी कि जो 2 किलो गंदम जो है वो आप देंगे तो आपको 2 मीटर कपड़ा मिलेगा। ठीक है, मतलब आप, सॉरी, 10 किलो अगर गंदम देंगे तो आपको 2 मीटर कपड़ा मिलेगा। मतलब कि अगर आप 5 किलो देंगे तो आपको 1 मीटर मिलेगा। आप 20 किलो देंगे तो आपको 4 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, आप 15 15 किलो देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 3 मीटर का कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा मिल जाएगा। फिर इसने आगे लिखा है और 5 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। Although there is no involvement of money, but still every commodity has a value, which means that you have to give a specific quality of one commodity to buy a specific quality of another commodity. अच्छा, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विद पैसेज ऑफ टाइम, the trading value and types. Just a moment, please. Uh, Type of commodity available in the market are increased and it become difficult to exchange commodity with other commodity. अच्छा, ये वही मिसाल है कि आप मेजरमेंट कर सकते हो। जब पैसा आ गया ना, तो आपने हर चीज़ की प्राइस सेट कर ली कि इसकी प्राइस कितनी है, आपके पास अमाउंट होगी, आप इजीली उतनी अमाउंट दे के वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। जैसे आपस में पहले कमोडिटीज़ एक्सचेंज कर सकते थे, कुछ कमोडिटीज़ को आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपने एनिमल्स एक्सचेंज करने हैं तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते आप। इसी तरह अभी जब पैसा आ गया तो आपने हर चीज़ की प्राइस सेट कर ली, आप उतना पैसा देते हो और वो चीज़ ले लेते हो। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ये बहुत आसान है, कैश एंड क्रेडिट। कैश का मतलब है कोई भी चीज़ आप लेन देन कर रहे हो कैश में। आपने परचेज की तो कैश दे दिया, आपने सेल की तो कैश रिसीव कर लिया, ये कैश ट्रांजैक्शन है। अच्छा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है? आपने कोई चीज़ क्रेडिट पे परचेज की है, आप कहते हो हम मैं बाद में पैसे दूंगा, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई, आपने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। तो आपने या कोई चीज़ सेल की है, क्रेडिट बेस पे सेल की है, तो वो कहता है आपको फ्यूचर में मैं पेमेंट कर दूंगा आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ। ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई, क्रेडिट सेल हो गई। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, ये ज़रूर समझें आप, ये टाइप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, ये आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? जैसे आपके मोहल्ले में जनरल स्टोर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, किसी सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब जिसका सिर्फ एक मालिक होता है। इसके मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो सिर्फ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, यानी कि इसका सिंगल मालिक होता है, वही ये बिजनेस बनाता है और कंट्रोल करता है। इजी फॉर्मेशन का मतलब है बहुत आसानी से ये बिजनेस बनाया जा सकता है। आप आपके पास पैसा है, अगर आप कोई शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आप रेंट पे शॉप लेंगे, स्टॉक उसकी रेनोवेशन कराएंगे, उसमें स्टॉक डालेंगे, आप बिजनेस शुरू कर देंगे। इसकी कोई लीगल रजिस्ट्रेशन भी नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप की पाकिस्तान में, और आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आपका लॉस 1 लाख से ऊपर हो गया, तो फिर भी आपको पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके भी वो लॉस पे करना पड़ेगा। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर यहाँ पे लिमिटेड होती तो मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वही डूबेगा। अगर जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा का नुकसान हो जाता है तो आप कैसे पे करोगे? आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचोगे तो वो लॉस जो है पूरा करोगे। ओनरशिप, सिर्फ एक मालिक होता है जी, वही इसको कंट्रोल करता है बिजनेस को। प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या लॉस हो उस बिजनेस में, वो सिर्फ एक ही मालिक के पास जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से बंदा है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी वो एक ही बंदा खुद कर रहा है सारे बिजनेस की, वो आगे एम्प्लॉय रख सकता है लेकिन मालिक दूसरा नहीं हो सकता। इजी डेजोल्यूशन, जब चाहे खत्म कर सकता है जी आसानी के साथ इस बिजनेस को। पार्टनरशिप। अच्छा, यहाँ पे पार्टनरशिप की जब बात आती है, ये एक्ट याद रखना है, एक्ट 1932 आपके एमसीक्यूज में आ सकता है।
अच्छा, इस पार्टनरशिप का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप डीड एक होता है, उनका आपस में एक एग्रीमेंट लिख दिया जाता है, हर पार्टनर्स की राइट एंड ड्यूटीज लिख दी जाती हैं उसमें, ताकि बाद में उनके आपस में कोई लड़ाई भी ना हो, कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और बिजनेस स्मूथली चलता जाए। अच्छा, इसके बाद है जी लीगल एंटिटी। इसको जब रजिस्टर करते हुए एक आपकी लीगल एंटिटी बन जाती है, एक लीगल एंटिटी बन जाती है पार्टनरशिप। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस रेजोल्यूशन। अच्छा, लीगल एंटिटी एंटिटी कहते हैं किसी विशेष जगह चीज का नाम को, और कम एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी एक एंटिटी है, एक एंटिटी है। और यहाँ पे लीगल एंटिटी का मुराद है कि वो एक लॉफुल होती है, ठीक है, एक लॉफुल है, वो लीगली रजिस्टर्ड हो चुकी है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। जब बिजनेस का ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो उस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, जितना ये कहते ये सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है एक पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती हैं कि कितनी रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। किसी ने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ तो उसको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, किसी ने कम इन्वेस्ट किया हुआ तो उसको उस हिसाब से मिलेगा। उसके बाद इसकी भी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। जितना इन सब पार्टनर से इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, अगर उससे ज़्यादा लॉस हो गया तो उन्हें पर्सनल प्रॉपर्टी भी उनकी इन्वॉल्व हो सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स। वो जो पार्टनर्स हैं वो अपने राइट्स को थ्रू प्रॉपर चैनल ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे पार्टनर को। मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें सारे पार्टनर मिलके भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर एक या दो पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे मैनेजमेंट का रोल प्ले कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ें लिखी जा सकती हैं कि कितने पार्टनर्स ऐसे हैं जिन्होंने मैनेजमेंट का रोल प्ले करना है। या फिर कोई एक पार्टनर कहता है कि ठीक है जी, मैं मैनेजमेंट का रोल प्ले करूंगा, अगर आप सब एग्री हैं तो वो सब एग्री करते हैं तो वो मैनेजमेंट का रोल प्ले कर देता है। अच्छा जी, joint stock company. According to S.E. Thomas, a company is an incorporated association of person formed usually for the pursuit of some commercial purpose. एक एसोसिएशन बना ली जाती है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जो प्रॉफिट कमाने के लिए होती है। आप कंपनी बना लेते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन कंपनी बनाने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि आपने कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरली एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। इट कैन सू एंड बी सूड इन इट्स नेम। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जब भी कंपनी क्रिएट होगी, कंपनी बाय लॉ होगी क्रिएट, ठीक है। इसका कानून है, पाकिस्तान में एक कानून है, अगर आपने कंपनी बनानी है तो उस कानून को फॉलो करना है। आपने कंपनी बना की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। SECP है, एक सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपने वहाँ पे अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होता है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। प्राइवेट कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तभी आपकी कंपनी रजिस्टर होगी और आपको लाइसेंस मिलेगा और फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये कहते हैं क्रिएटेड बाय लॉ। फिर कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि सेपरेट एक कंपनी खुद आर्टिफिशियल पर्सन है। आपने ओनर्स अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कि ओनर्स आर टोटली सेपरेट फ्रॉम पर्सनल फाइनेंशियल अफेयर ऑफ बिजनेस। उन्होंने पैसा लगा दिया बिजनेस में, इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। अब जब कंपनी चलेगी उसमें से प्रॉफिट जो भी आएगा वो क्या होगा, वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जाएगा। अच्छा, कहते हैं सू। अच्छा, ये पॉइंट याद रखना है कि आप कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं ना, अगर केस होना हुआ तो कंपनी के ऊपर केस होगा। अगर कोई भी लीगल इशू बना, कोई और कंपनी है तो वो आपकी कंपनी के ऊपर केस करेगी। लीगल एंटिटी का ये भी मतलब है ना कि आपकी कंपनी को एक नाम दे दिया जाता है। एक लीगल एंटिटी, जैसे आप देखते हो ना कोका कोला कंपनी है, वो एक लीगल एंटिटी है, वो नाम कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। एक लीगल एंटिटी बन गई, उसका ये नाम जो है रजिस्टर हो गया उस कंपनी का नाम। जैसे कहते हो ना, बैंक देखते हो यूनाइटेड बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। आप देखते हो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप अपना एक बैंक ओपन करो, वो नाम यूज कर लो, आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह पेप्सी की कंपनी है,
अब वो नाम आप यूज करके अपनी कंपनी ओपन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। वो नेम कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। जैसे आप अपना ईमेल क्रिएट करते हो ना, अगर ऑलरेडी उस नाम पे कोई ईमेल और हो तो उस नाम पे ईमेल क्रिएट नहीं हो सकता। इसी तरह जिस नाम की कंपनी ऑलरेडी मौजूद हो, उस नाम की दूसरी कंपनी आप क्रिएट नहीं कर सकते। ये है सेपरेट लीगल एंटिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट करके कंपनी स्टार्ट कर दी, अगर लॉस 11 लाख का हो जाता है तो उनके वो 10 लाख ही डूबेंगे, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होगी उस लॉस को पूरा करने के लिए। अच्छा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अच्छा, इसमें जी जो कैपिटल के हिस्सेस बना लिए जाते हैं, शेयर्स बना लिए जाते हैं, और शेयर्स जब शेयर होल्डर परचेज कर लेते हैं उसके बाद अगर वो शेयर्स किसी दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ मेंबर, ये एज पर लॉ आपने देखना है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके मेंबर, मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए। या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। फिर कॉमन सील, हर कंपनी की अपनी एक स्टैंप होती है। जैसे आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, या किसी इंस्टीट्यूट में, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ही हो, आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसके ऊपर कंपनी यूनिवर्सिटी की स्टैंप लग जाती है। इसी तरह हर हर कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है जिसको डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो अथेंटिक होती है, वैलिड होती है। लीगली समटाइम डॉक्यूमेंट्स को प्रूव भी करना पड़ जाए, किसी जगह एज ए एविडेंस भी यूज़ करना पड़ जाए, उसके ऊपर अथराइज सिग्नेचरी की साइन और स्टैंप होगी कंपनी की, तो उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा। समटाइम अगर आपकी उसके ऊपर स्टैंप नहीं है, सिग्नेचर मिसिंग है, स्टैंप मिसिंग है, तो वो आपकी वैलिडिटी पे असरअंदाज हो सकती है। अच्छा, ये जो लेसन नंबर 2 है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट में मैसेज कमेंट कर दें, वो क्यूरी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी क्लियर करूँगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। और अगर ज़रूरत पड़ी उसकी एक्सप्लेन करने की तो मैं वीडियो बना के उसके ऊपर यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।